कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। आज नहीं तो कल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का मेहनत से ही हल मिलता है। आज नहीं तो कल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है। जी हाँ, कहा भी गया है कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्कशिप। मेरा कर्म है आप लोगों को पढ़ाना, आपका कर्म है पढ़ना, यही सबसे बड़ी पूजा है। और आइए आज की इस पूजा को हम लोग शुरू करते हैं। आज की हिस्ट्री की सेकेंड क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं उस बात पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा जिसमें हमारे किसी शिष्य ने पिछले वाले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि भारत पर लिखी गई पहली पुस्तक जो कि किसी यूरोपीय भाषा में लिखी गई, उस पुस्तक का नाम था क्या? इंडिका। क्या नाम था? उस पुस्तक का नाम था इंडिका। और ये बड़ा सिंपल सा मामला है, आप सब जानते हैं कि इंडिका किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था। मेगास्थनीज ने लिखा था। इंडिका किस भाषा में लिखी गई थी? तो इंडिका जो है किस भाषा में लिखी गई? ग्रीक भाषा में लिखी गई या यूनानी भाषा में लिखी गई थी। आप में से किसी महानुभाव ने हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस गुरु जेपी सर पे ये कमेंट किया था कि सर पहली पुस्तक जो लिखी गई थी वो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया थी जो कि किसी यूरोपीय भाषा में लिखी गई थी। जी बिल्कुल नहीं, आपके जो है इस डाउट को मैं क्लियर कर देता हूँ। जो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी गई, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी गई, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी पहली बात। और ये भारत की इतिहास की पहली ऐसी पुस्तक थी जो कि सिस्टमेटिक वे में लिखी गई थी। और अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया को लिखा था किसने? इसको लिखा था ए स्मिथ ने। किसने लिखा था? ए स्मिथ के द्वारा जो है लिखा गया था। ए स्मिथ का जीवन काल अगर जो है आप उठा करके नेट पर चेक कर लें तो ये जो है 1943 से 1920 तक रहे थे। और ये पुस्तक जो इन्होंने प्रकाशित किया था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इस पुस्तक को इन्होंने 1904 में जो है प्रकाशित किया था। जबकि मेगास्थनीज जो रहे थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे थे। और चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल आपको पता है 323 ईसा पूर्व, जिन्होंने कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। तो ये गलतफहमी अपने मन से निकाल दीजिए। जी हाँ, भारत पर लिखी गई पहली पुस्तक जो थी वो ग्रीक लैंग्वेज में या यूनानी भाषा में लिखी गई थी और उसको लिखा था किसने? मेगास्थनीज ने। वो अलग बात है, आपने लिखा था कि इंडिका उपलब्ध नहीं है। इंडिका उपलब्ध नहीं है तो क्या हुआ? उसका प्रमाण तो है ना। जिसके घर में अगर दादा नहीं रहे तो क्या उनका एग्जिस्टेंस नहीं है? तो इस गलतफहमी को आप दूर कर लीजिए। आप लोगों में से भी अगर किसी के पास जो है इस तरीके का कोई भी जो है डाउट हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है जीएस गुरु जेपी सर। जीएस गुरु जेपी सर, इस टेलीग्राम चैनल पर जो है आप अपने इस तरीके के डाउट को क्लियर कर सकते हैं, परीक्षा संबंधी, शिक्षा संबंधी। हाँ, बस इतने ही तक। ये नहीं कि रात को हमको जरूर सपना आता है, क्या करूं? तो ये सब सपना से पूछना, यहाँ पर जो है बस आप शिक्षा संबंधित कोई जो है डाउट क्लियर कर सकते हैं। आपने ओपी कोई करके महोदय थे जिन्होंने ये डाउट जो है लिखा था, बहुत अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं, बस आपकी भाषा थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए थी। दूसरी बात जो आपने लिखा कि मैक्स मूलर ने भी एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम था सीक्रेट ऑफ द ईस्ट। क्या किताब का नाम था? सीक्रेट ऑफ द ईस्ट। सीक्रेट ऑफ द ईस्ट जो थी, पहली बात कि इन्होंने ये लिखा नहीं था बल्कि भारतीय वेदों का जो है इन्होंने अनुवाद किया था। ये अपना फिर गलतफहमी आप दूर कर लीजिए। भारतीय जो वेद थे, स्पेशली ऋग्वेद का इन्होंने अनुवाद किया था। और ये कब किया था? 1875 में मैक्स मूलर ने किया था। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष थे, एचओडी थे। उनका इतिहास उठा करके पढ़ लीजिए। और ये 1875 यानी 19वीं शताब्दी की बात हो रही है, जबकि जो है आप सोच सकते हैं कि मेगास्थनीज कब रहा था। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी की जो है ये बात चल रही है। तो अब ये था जो है कुछ मामला जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर जो है मिला, कोई दिक्कत नहीं।
आई होप कि आपकी ये गलतफहमी अब दूर हो गई होगी। शुरू करते हैं हम लोग आज के इस क्लास को। इंडिका जी नहीं, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था भारतीय इतिहास का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण में। कल की क्लास में मैं एक शब्द जो है भूल गया, जो मुझको बताना चाहिए था। जॉन मिल एक विदेशी इतिहासकार थे, जिन्होंने कि कभी हिंदुस्तान को नहीं देखा था, नहीं हिंदुस्तान के बारे में उनको जानकारी थी। उसके बाद भी जो है इन्होंने अपना ज्ञान बांटा था और इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा था। किसके रूप में? तो 3 भागों में बांटा। एक को लिखा हिंदू काल, दूसरे को लिखा जो है ये मुस्लिम काल, और तीसरे को जो है इन्होंने लिखा क्या? जी हाँ, ईसाई या ईसाइयत काल। यानी मैं पिछले क्लास में भी इस पर चर्चा किया था कि भारत के इतिहास का वो टाइम पीरियड जब ईसाइयों ने शासन किया तो वो आधुनिक काल था, मुस्लिम लोगों ने शासन किया वो भारत का मध्यकालीन था, और हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या भारत के लोगों ने शासन किया वो जो है क्या? प्राचीन काल था। लेकिन हिंदू काल, मुस्लिम काल, ईसाई काल के रूप में भारत के इतिहास का विभाजन किया था। किसने किया था? जॉन मिल के द्वारा किया गया था। हालांकि इसका वास्तविकता से जो है बहुत ज्यादा कोई संबंध है नहीं, उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। अब आइए जो है हम लोग शुरू करते हैं। मैंने बताया कि भारत के इतिहास को कैसे कैसे जो है विभाजित किया गया था, लेकिन इतिहास का अगर जो है कहा जाए कि श्री गणेश कैसे होता है, इतिहास की शुरुआत होती है क्योंकि हम लोगों को यहाँ भारत का इतिहास पढ़ना है, और भारत का इतिहास जी हाँ उसके जो है नाम से शुरू होता है। और भारत के इतिहास ही नहीं, किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्था या किसी भी देश, सबका जो है इतिहास का श्री गणेश किससे? उसके नाम से होता है। भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, या भारत का नाम भारत कब पड़ा? भारत का नाम भारतीय संविधान में इसके अलावा और कौन से नाम जो है उल्लेखित किए गए? ऐसे तमाम बिंदुओं पर हम लोग एक एक करके जो है चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो है जानकारी के लिए बताएं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान भारत का विस्तार सिंधु और उसकी सहायक नदियों के तटीय क्षेत्रों में था। इसीलिए उस समय भारत को सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जाना गया। लेकिन इसका लिखित प्रमाण जो है कहां से प्राप्त होता है, अगर जो है ये पूछा जाए तो पारसी धर्म की जो है पुस्तक है जिसका नाम है जिन अवेस्ता। क्या नाम है? जिन अवेस्ता। ध्यान रहे, जिन अवेस्ता, जिसको कि ऋग्वेद का समकालीन माना जाता है। जिन अवेस्ता में ही सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश का उल्लेख होता है। किस शब्द का उल्लेख होता है भारत के लिए? सप्त सैंधव प्रदेश का उल्लेख होता है, और यहीं से जो है सप्त सिंधु प्रदेश का नामकरण भारतीय इतिहासकारों ने या भारतीय पुराणों में जो है किया गया था। तो आपसे पूछा जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित, या आपसे पूछा जाए कि सप्त सैंधव प्रदेश भारत का नाम किस पुस्तक से मिलता है? जिंद अवेस्ता से। किस धर्म की ये पुस्तक है? पारसी धर्म की जो है ये पुस्तक है। जैसा कि हमारे यहाँ स्कंद पुराण में लिखा गया कि दजला और फरात नदियां जो कि भारत के सरहद पे बहती थी, उन नदियों के तटीय क्षेत्रों में पारस पत्थर मिलता था, और उसी क्षेत्र, इसीलिए उस क्षेत्र को पारस क्षेत्र कहा गया, और वहां रहने वाले लोग पारसी कहलाए और उनका धर्म पारसी धर्म कहलाया। कालांतर में जब इस्लाम धर्म का उदय होता है और इराक, ईरान का जो आज ये क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर इस्लाम धर्म के लोगों का जब प्रभाव हुआ तो पारसी लोग वहां से जो है पलायन कर गए और भारत चले आए, और पारस का क्षेत्र जो है फारस का क्षेत्र हो गया, क्योंकि उनकी भाषा में प को प नहीं फ बोला जाता था, इसलिए पारस फारस हो गया, और उस क्षेत्र को अब ईरान के नाम से जो है जाना जाता है। तो भारत का पहला नाम सप्त सिंधु प्रदेश
जिसको कि जिंद अवस्था में किस नाम से जो है उल्लेखित किया गया था, सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से उल्लेखित किया गया था। सिंधु घाटी की सभ्यता, जैसा कि आप जानते हैं, रेडियो कार्बन के रेटिंग के अनुसार बताया गया कि ये करीब सभ्यता कब से कब तक रही थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता आप सबको पता है, हालांकि इसको अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अपने जो है विचार बताए हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि ये सभ्यता 2750 से 1750 ईसा पूर्व के आसपास तक जो है रही थी। अब चलते हैं हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता का जब विनाश हुआ, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता जो है बर्बाद हो गई, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है बर्बाद हुई। उसके बाद क्यों बर्बाद हुई, तो उसके अलग अलग कारण हैं। जैसे कि सबसे सर्वमान्य कारण है कि सिंधु घाटी की सभ्यता बाढ़ की वजह से बर्बाद हुई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन किसके वजह से बर्बाद हो गई, बाढ़ की वजह से जो है बर्बाद हो गई थी। किस नदी में बाढ़ आई, सरस्वती नदी में बाढ़ आई, जिसके वजह से ये पूरी तरीके से सभ्यता समाप्त हो गई थी। बाढ़ की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता जो है समाप्त हुई। इस बात का जो है जिक्र सबसे पहले मार्शल महोदय के द्वारा जो है किया गया था। किसके द्वारा, मार्शल के द्वारा जो है किया गया था। जबकि मलेरिया रोग से सिंधु घाटी की सभ्यता समाप्त हो गई, इस बात का उल्लेख सबसे पहले U.R. कैनेडी के द्वारा जो है किया गया। आपसे कभी पूछता भी है कि मलेरिया रोग से, किस रोग से, मलेरिया रोग से सिंधु घाटी की सभ्यता समाप्त हुई, किसने कहा था, U.R. कैनेडी के द्वारा जो है किया गया। U.R. कैनेडी के द्वारा जो है ये कहा गया था। लेकिन सर्वमान्य अभी जो है ये मामला यही है कि बाढ़ की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हुई थी। इस बात का ध्यान रहे कि सिंधु घाटी सभ्यता परमाणु बम विस्फोट की वजह से समाप्त हो गई। अभी हाल में 2024 में सितंबर के महीने में यूरोपियन एजेंसी से संबंधित एक स्टडी में बताया गया कि नहीं, वहां से जो नरकंकाल मिले थे उसमें एटॉमिक पार्टिकल पाए गए हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि वो सभ्यता जो है बर्बाद हो गई थी। किससे, जी हाँ, परमाणु बम के विस्फोट से बर्बाद हुई। लेकिन जब जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है बर्बाद हुई, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे जिनको जो है सैंधव कहा जाता था या मेलुहा कहा जाता था। किस नाम से जानते थे, मेलुहा, जो कि मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कहते थे, या फिर सैंधव के नाम से जो है जाना जाता था। और इन मेलुहा या सैंधव लोग सिंधु घाटी सभ्यता के पतन होने के बाद सुरक्षित स्थानों की ओर जो है पलायन किए, सुरक्षित स्थानों की तरफ जो है पलायन किए थे। सुरक्षित स्थान कहाँ जो है वो जा सकते थे, तो अगर जो है आप इंडिया का मैप जो है देखें तो ये साउथ इंडिया वाला जो है बेल्ट है, साउथ इंडिया का जो है बेल्ट है। और जो ये वाला हिस्सा है भारत का, जो कि यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर वाला बेल्ट है, यहीं से तो सिंधु नदी निकलती थी और यहाँ आकर के कहाँ पर, कराची के पास अरब सागर में जो है गिर जाती थी। तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता जो है बर्बाद हुई। तो यहाँ के लोग इस वाले बेल्ट में, जो ये हिमालय का क्षेत्र है, हिमालय जिसका उल्लेख मुजवंत के नाम से जो है किया गया, प्राचीन नाम जिसका मुजवंत था, यहाँ कुछ लोग इधर चले गए और जो है कुछ लोग इस वाले बेल्ट में चले गए। यहाँ पर सह्याद्री की पहाड़ियां हैं, इसकी पहाड़ियां हैं, सह्याद्री की पहाड़ियां हैं। सह्याद्री जिसको कि अब वेस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। इस नाम से पश्चिमी घाट के नाम से इसको जाना जाता है। अब चूंकि पश्चिमी घाट पर ये लोग चले आए, इधर चले आए और कुछ लोग इधर हुए। जो लोग जो है हिमालय के क्षेत्र में रह गए, जाहिर सी बात है वर्षों तक जो है यहाँ रहने की वजह से डार्विनवाद में भी बताया गया कि एनवायरनमेंट का, जीवों के रंग रूप और उनके जो है, जाहिर सी बात है उनके कल्चर पर उसका असर पड़ता है। तो जो लोग इधर रह गए, जाहिर सी बात है ये गोरे होंगे, और जो लोग इधर रह गए दक्षिण भारत के क्षेत्र में आए, वो लोग सांवले हुए, जिनको कन्नड़ में द्रविड़ के नाम से जो है संबोधित किया गया। और जो ये गोरे हुए द्रविड़ लोगों ने इनको आर्य कहा। क्या कहा? आर्य कहा। आर्य का मतलब जो है होता है, आर्य का मतलब, अगर ये पिक्चर नीचे होता जा रहा है तो बस मैं इसको वो कर दूं रख करके, और जो है 1 मिनट
इसको रब कर देता हूं। और सिंधु घाटी की सभ्यता जो कि सिंधु और उसके सहायक नदियों के तटीय क्षेत्रों में आबाद हुई। सिंधु नदी अगर जो है आप इंडिया का थोड़े देर तक ये मैप को मानिए तो जो है सिंधु नदी यहीं से मान सरोवर के साथ, कहां से, मान सरोवर से, मान सरोवर ये कहां पड़ता है, तिब्बत में। हालांकि कभी पहले भारत का अंग था लेकिन 1962 चाइना वार से इस पर जो है चंडाल चाइना का कब्जा है। यहां से ये नदी निकलती है सिंधु नदी, और भारत के सिर्फ एक क्षेत्र से लद्दाख से होकर के निकलती है। कहां से, लद्दाख से। लेह शहर जो है इसी के तट पर जो है स्थित है, और ये पाकिस्तान में बहते हुए आकर के यहाँ कराची के पास जो है अरब सागर में गिर जाती है। इसी सिंधु और उसके सहायक नदियों के तटीय क्षेत्रों में सिंधु घाटी सभ्यता आबाद रही थी, जो कि सरस्वती नदी में बाढ़ आने की वजह से बर्बाद हो गई। सरस्वती नदी जिसको कि अब किस नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे कि प्राचीन सरस्वती को अब जो है घग्घर कहते हैं। क्या कहते हैं, घग्घर के नाम से जाना जाता है, या पाकिस्तान में इसी को जो है हकरा या हकारा नदी के नाम से जो है जाना जाता है। इस नदी में बाढ़ आई, सिंधु घाटी सभ्यता बर्बाद हो गई। हालांकि इस बात का अभी कोई जो है बहुत पुख्ता प्रमाण नहीं है, बहुत कोई पुख्ता प्रमाण इस बात का नहीं है। मैके था जिसने कहा था कि मोहनजोदड़ो जो कि बर्बाद हो गया था बाढ़ से। भारत के SR राव थे जिन्होंने कहा कि लोथल बाढ़ की वजह से बर्बाद हुआ था। मार्शल ने कहा कि हड़प्पा 7 बार बाढ़ की वजह से जो है शहर उजड़ा था, लेकिन ये पूरी सभ्यता उसी की वजह से उजड़ गई, और उजड़ गई तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जिनको कि सैधव कहा जाता था, या इन लोगों को मेसोपोटामिया के लोग जो है इस नाम से जानते थे, मेलुहा के नाम से संबोधित करते थे। मेलुहा ये लोग अब इस बाढ़ से बचने के लिए ये पर्वतीय क्षेत्र जिसको हम लोग हिमालय कहते हैं इन क्षेत्रों में आए, और कुछ लोग इन पर्वतीय क्षेत्रों में आ गए। इसको तब जो है सह्याद्री के नाम से आज भी जो है महाराष्ट्र में जानते हैं। हालांकि पश्चिमी घाट इसका वेस्टर्न घाट बहुत प्रचलित नाम है, जो कि अरब सागर के तट पर है। इधर भारत के जो है पूर्वी तट पर जो है जिसको पूर्वी घाट कहते हैं, इधर जो है भारत में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां मिलते हैं जिनको कि नीलगिरी की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। इस वाले बेल्ट पर जो है, इस वाले बेल्ट पर अरावली पर्वत है, इधर जो है जो कि गिर की पहाड़ियां हैं, इधर पारसनाथ की पहाड़ियां हैं। यानी भारत वो देश है जो चारों तरफ से पर्वतों से और 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ देश है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो कि इधर वर्षों तक जो है रहे, और इसलिए क्योंकि इधर घनघोर गर्मी पड़ती है, इसीलिए तो दक्षिण भारत के लोग बहुत गोरे होते हैं, और इनको कन्नड़ लैंग्वेज में जो है द्रविड़ के नाम से संबोधित किया गया। इस नाम से द्रविड़ के नाम से संबोधित किया गया। डार्विनवाद में भी बताया गया कि जिस एनवायरमेंट में कोई भी जीव रहता है तो उसका उस पर प्रभाव पड़ता है, और लंबे समय तक जब वो प्रभाव पड़ता है तो वो उसके जीन में भी ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पर हिमालय वाले बेल्ट में जो लोग रहे, यहाँ के लोग जाहिर सी बात है आप जानते हैं गोरे होंगे, और इनको इन लोगों ने आर्य के नाम से संबोधित किया। किस नाम से संबोधित किया, आर्य के नाम से जो है संबोधित किया। आर्य का मतलब होता है बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ, और इन आर्यों के द्वारा कालांतर में ये पूरे उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया गया, और तब इस क्षेत्र को जो है किस नाम से जाना गया, इस क्षेत्र को आर्यावर्त के नाम से जाना गया। किस नाम से, आर्यावर्त के नाम से जाना गया। तो अगर जो है पूछे कि भारत का प्राचीनतम नाम क्या, भारत का प्राचीनतम नाम क्या है, तो प्राचीनतम नाम इसका है कौन सा, आर्यावर्त। क्या, आर्यावर्त, आर्यों के रहने का जो है स्थान आर्यावर्त है। और इसका उल्लेख जो है इसमें किया गया है, तो विश्व की सबसे प्राचीनतम पुस्तक है जिसका नाम है ऋग्वेद। ये वर्ल्ड एंशिएंट लिटरेचर के नाम से जानी जाती है, जिसका आप कह सकते हैं कि संकलन किया था महर्षि वेदव्यास जी ने, और उसमें भारत को आर्यावर्त के नाम से संबोधित किया गया। तो आपसे पूछे कि भारत के प्राचीनतम नाम का लिखित प्रमाण कहां से प्राप्त होता है, ऋग्वेद से प्राप्त होता है। इत्सिंग नामक एक जो है, इत्सिंग ये चाइनीज व्यक्ति था जो कि भारत आया,
इत्सिंग ने अपनी पुस्तकों में भी जो है भारत के लिए आर्य प्रदेश शब्द का इस्तेमाल करता है। किसका? आर्य प्रदेश या ब्रह्म प्रदेश का, किसका? ब्रह्म प्रदेश शब्द का जो है इस्तेमाल करता है। मैक्स मुलर, जिसका मैंने शुरू में ही नाम लिया था, मैक्स मुलर जो कि मूल रूप से जर्मनी के एक जो है दार्शनिक थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष तक रहे, संस्कृत के विद्वान व्यक्ति थे और इन्होंने कहा था आर्य कहां से आए थे? तो आर्य जो है मध्य एशिया से आए, आर्य जो है साइबेरिया के क्षेत्र से आए थे। कहां से? साइबेरिया के क्षेत्र से आर्य आए थे, जो कि अब रूस का हिस्सा हुआ करता है। तो आपसे पूछे कि आर्य मध्य एशिया के या साइबेरिया के बेल्ट से आए, इस तथ्य को किसने बताया था? तो मैक्स मुलर के द्वारा जो है बताया गया था। किस पुस्तक में इस तथ्य को बताया गया? तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था जो है सेक्रेट ऑफ द ईस्ट। क्या नाम था? सेक्रेट ऑफ द ईस्ट। सही तो ये था कि ये वेदों का इन्होंने इसमें अनुवाद किया था और उसी में इन्होंने अपने इस ज्ञान को जो है बताया था कि आर्य जो है यूरोप के रहने वाले लोग थे। हालांकि इस तथ्य का खंडन जिस महोदय ने किया था उनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश, जो कि आर्य समाज के लोगों का ये बाइबल कही जाती है। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिनका वास्तविक नाम जो है मूलशंकर था, और उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में इस बात का उन्होंने खंडन किया कि मैक्स मुलर ये कहा नहीं है बल्कि उससे कहलवाया गया है, क्योंकि वो दौर था जब हिंदुस्तान पर ब्रिटेन का जो है शासन था, भारत अंग्रेजों का गुलाम था और भारत, उत्तर भारत के जो लोग थे वो गोरे थे। उत्तर भारत आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र था, जिसमें उस समय का उत्तर भारत का मतलब जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान वाला बेल्ट सहित अपना जम्मू कश्मीर आया करता था, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान वाला जो ये क्षेत्र है। और आज भी ये क्षेत्र आर्थिक रूप से संपन्न है, उस समय भी संपन्न था। और इसीलिए उत्तर भारत में जो लोग गोरे थे उनसे अपना जो है एक सहानुभूति संबंध बनाने के लिए अंग्रेज कहते थे कि आप लोग हमारे वंशज हो, आप लोग भी गोरे हो, हम लोग भी गोरे हैं। क्यों? क्योंकि आर्य जो मूल रूप से थे वो हम लोगों के क्षेत्र से ही आए थे। लेकिन सत्यार्थ प्रकाश में इस थियरी को गलत किया, सिद्ध किया स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और कहा कि साइबेरिया का बेल्ट जहां पर जीवन था ही नहीं तो इनके पूर्वज उधर कर क्या रहे थे। उसी पुस्तक में इन्होंने इस थीसिस को बताया कि आर्य यहीं के रहने वाले लोग थे। जब सिंधु घाटी सभ्यता जो है बर्बाद हो गई तो कुछ लोग दक्षिण भारत की तरफ अग्रसर हुए, कुछ लोग इन क्षेत्रों में आए। जो लोग हिमालय के क्षेत्र में थे, जाहिर सी बात इस समय के साथ जो है उनका रंग और जो है गोरा हुआ और उनको दक्षिण भारतीय लोगों ने आर्य के नाम से संबोधित किया और आर्यों के द्वारा ही जो एक नया साम्राज्य विकसित किया गया उसे आर्यावर्त कहा गया और उनकी सभ्यता को आर्य सभ्यता कहा गया। किस नाम से जाना गया? आर्य सभ्यता के नाम से जाना गया, आर्य सभ्यता के नाम से जाना गया। ये ध्यान रहे, आर्य लोगों के द्वारा ही वेदों की रचना हुई थी, इसीलिए जो है, और इसको किस नाम से जाना गया? तो इसे वैदिक सभ्यता के नाम से भी जाना गया। किस नाम से? वैदिक सभ्यता के नाम से जाना गया, क्योंकि वही वो टाइम पीरियड था जब वेद जो है कंपाइल किए गए थे, यानी उनका संकलन किया गया था। तो ये भारत का प्राचीनतम नाम जो है कौन सा है? आर्यावर्त है। अब जो है सवाल ये उठता है कि भारत का नाम आर्यावर्त से, भारत का नाम आर्यावर्त से फिर भारत कैसे हुआ? उसके पीछे भी बड़ी रोचक कहानी है। इतिहास का मतलब कहानी, कहानी आपके दिमाग में अगर जो है बैठ गई तो समझ लीजिए कि वो उस फिल्म की तरह रहेगी जो आपको जीवन भर याद रहेगी। कहा जाता है कि इन आर्यों में बड़े विद्वान महापुरुष हुए और उन महापुरुषों में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के गुरु थे। इस कहानी का उल्लेख आपको बता दें कि अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलता है। किसमें? अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम को लिखा है कालिदास जी ने। किसने? कालिदास ने। कालिदास जिनको कि ए स्मिथ ने
भारत का शेक्सपियर कहा था। और अभिज्ञान शाकुंतलम के अलावा महाभारत में भी इस कहानी का वर्णन मिलता है। किस कहानी का? विश्वामित्र जी जब तपस्या करने के लिए जो है बैठते हैं, आदि पर्व में इस तथ्य का उल्लेख होता है कि तपस्या करने बैठे तो उनकी तपस्या से इंद्रलोक भी जो है डवाडोल हो गया। तब इंद्र ने अपनी सबसे जो है सुंदर अप्सरा थी जिनका नाम था मेनका, मेनका को धरती पर भेजा। किस लिए? विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए। और अपने माया जाल से मेनका ने अपने मकसद में कामयाब हुई, यानी जिस कार्य के लिए उनको भेजा गया था, जिस कार्य के लिए उनको भेजा गया था उसको उन्होंने अंजाम दिया और विश्वामित्र की तपस्या भंग हुई। मेनका और विश्वामित्र ने गंधर्व विवाह किया, जिसके परिणाम स्वरूप 9 महीने बाद एक बालिका को मेनका ने जन्म दिया। क्योंकि मेनका मृतलोक में रहना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने उस बालिका से अपने को मुक्त करना चाहा। इसके पीछे दूसरा भी तथ्य बताया जाता है कि ये दोनों पुत्र चाहते थे, लेकिन पुत्री की प्राप्ति हुई, इसलिए इन्होंने उस बालिका का परित्याग कर दिया। मैं इसीलिए कहता हूं कि इतिहास दोहराता है, यानी जन्म लेते ही बच्चियों को फेंक देने की प्रथा कोई नई नहीं है, ये पहले से आ रही है। उस बच्ची को इन्होंने जंगल में फेंक दिया। कहा जाता है कि कण्व ऋषि जब उस रास्ते से घनघोर जंगल से होकर के जा रहे थे गंगा स्नान करने के लिए, तब जंगल में जो है एक बच्ची के रोने की आवाज सुनाई थी, एक छोटे शिशु की। तो वहां वो जाते हैं दौड़ करके, तो देखते हैं उसको गिद्ध पक्षियों ने घेर रखा था। बच्ची के शरीर पर जब वो चोंच मारते थे तो वो चिल्ला उठती थी। कण्व ऋषि उस बालिका को जो है उठा करके अपने आश्रम में लाए और उसका पालन पोषण किया। क्योंकि उसको इन्होंने पक्षियों के बीच में घिरा हुआ पाया, इसीलिए उस पक्षी अपनी बच्ची का जो लाए थे आश्रम में, उसका नाम जो है शकुंतला रखा। संस्कृत में शकुंत का मतलब ही होता है पक्षी, इसलिए उस बालिका का नाम उन्होंने शकुंतला रखा। वो बालिका धीरे धीरे जब उन्हीं के आश्रम में उसका पालन पोषण हुआ, बड़ी हुई, युवा अवस्था में पहुंची, तो प्रकृति के नियमों के अनुसार उसका भी दुष्यंत नाम के जो है एक शासक थे, जो कि शिकार करने, आखेट करने के लिए गए हुए थे जंगल में, उनसे नयनचार हुआ। और नयनचार हुआ तो जय ही शिवा थे, उन लोगों का प्रेम परवान चढ़ा और इस तरीके से गंधर्व विवाह के तहत एक फिर बालक का जन्म होता है और उसी बालक का नाम जो है भरत रखा गया। भरत भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट हुए और उन दिनों के नियमों के अनुसार, जैसे आज 5 साल के बाद ईवीएम यज्ञ होता है, उन दिनों 5 साल या 11 साल में जो है अश्वमेध यज्ञ होता था। एक घोड़ा छोड़ा जाता था, उस घोड़े के पीछे वो राजा अपनी सेना लगा देता था। वो घोड़ा पूरे क्षेत्र में घूमता था। अगर उसके घोड़े को कोई राजा दूसरा रोक लेता था तो उसके साथ जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम तय था। अगर नहीं रोकता था तो इसका मतलब कि अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा की अधीनता उस राजा ने स्वीकार कर ली और कालांतर में उसी राजा के नाम पर उस क्षेत्र का नामकरण कर दिया जाता था। कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भी जब अयोध्या से लौटे तो उन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ कराया, लेकिन उनके घोड़े को, राजाओं को तो छोड़ दो, उन्हीं के तो पट्टों ने निपटा दिया। यहां पर राजा भरत के घोड़े को कोई पकड़ नहीं पाया, इसीलिए उन्हीं के नाम पर आर्यावर्त को भारत कहा गया। किस नाम से जो है संबोधित किया गया? भारत के नाम से संबोधित किया गया। तो अगर जो है आपसे पूछे क्या कि भारत का दूसरा नाम क्या है, तो सॉरी आर्यावर्त का जो है दूसरा नाम क्या हुआ, तो आप कहेंगे कि क्या नाम हुआ? भारत। भारत। और इसका पहला जो है, भारत का पहला लिखित उल्लेख जो है मिलता है किस पुस्तक में? अष्टाध्यायी में मिलता है। किसमें? अष्टाध्यायी में मिलता है, जिसको लिखा था किसने? पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? पाणिनि के द्वारा लिखी गई। पाणिनि किसके दरबार में रहा करते थे? तो नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद के दरबार में पाणिनि रहते थे
और उन्होंने अष्टाध्यायी लिखी। अष्टाध्यायी जो कि संस्कृत भाषा की पहली व्याकरण पुस्तक या दुनिया के किसी भी भाषा की पहली व्याकरण पुस्तक कही गई, और उसी में इन्होंने भारत शब्द का जो है उल्लेख किया, भारत शब्द का उल्लेख किया अष्टाध्यायी में। लेकिन जो कहानी मैंने बताया है, इस कहानी का उल्लेख अगर जो है पूछा जाए कि महाभारत में जो है किसमें किया गया, तो आप कहेंगे कि इस कहानी का जो है उल्लेख महाभारत के आदि पर्व में किया गया है। किसमें किया गया है? महाभारत। महाभारत जिसको जय संहिता के नाम से भी जाना गया, और महाभारत जिसका लेखन कार्य जो है किया था वेदव्यास जी ने, और इसमें कुल 18 पर्व है। 18 पर्व, पर्व का मतलब अध्याय, और 18 पर्व का जो है पहला जो है अध्याय है जिसको आदि पर्व कहते हैं। और आदि पर्व में भी इस शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम कहानी का वर्णन, या कह लो कि मेनका और जो है विश्वामित्र की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया, और बताया गया कि भारत का नाम जो है भारत कैसे हुआ था। आप सबसे बिहार में जो पेपर हुआ बीपीएससी, उसमें पूछा भी था कि किस ऋषि के दौहित्र के नाम पर भारत का नाम भारत हुआ, तो विश्वामित्र के दौहित्र, दौहित्र का मतलब बेटी का बेटा, विश्वामित्र के दौहित्र के नाम पर इस देश का नाम जो है क्या हुआ था? भारत हुआ। तो आई होप कि इतनी बातें जो है आपको बिल्कुल जो है क्लियर कट जो है बिल्कुल समझ में आ रही होगी। भारतवर्ष का जो है अगर पूछे कि पहला लिखित प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है, तो उस सवाल का जवाब होगा मेरे प्यारे हाथी गुफा अभिलेख। कौन सा? हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख से भारत का जो है, भारत का नाम भारतवर्ष के रूप में पहला प्रमाण जो है मिलता है। हाथी गुफा अभिलेख में भारत के नाम को भारतवर्ष के नाम से संबोधित किया गया। किस नाम से? भारतवर्ष के नाम से। किस भाषा में ये लिखी गई है? प्राकृत भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में लिखी गई है। किसने हाथी गुफा अभिलेख की स्थापना कराई? तो जी हाँ, चेदी वंश के राजा थे जिनका नाम था खारवेल। खारवेल के द्वारा ये उड़ीसा में, उस समय उसको उत्कल कहा जाता था, उड़ीसा में उदयगिरी पर्वत पर हाथी गुफा अभिलेख की स्थापना कराई थी। और उसी अभिलेख में भारत का भारतवर्ष नाम जो है सबसे पहले उत्तीर्ण मिलता है। तो ये प्रश्न आपसे पूछे कि भारत के नाम का उल्लेख भारतवर्ष किस अभिलेख में हुआ है? हाथी गुफा अभिलेख में। लेकिन भारत का नाम भारत अशोक के जो है अभिलेखों में भी दिया गया है। अब आगे मैं जो है बताऊंगा कि हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार, बौद्ध धर्म की मान्यता के अनुसार भारत का नाम इस तरीके से है। तो जैन धर्म में भारत का नाम भारत कैसे बताया गया, अभी इसको मैं रद्द करता हूं और इस तथ्य को जो है अभी बताता हूं। आप जैन धर्म की मान्यता के अनुसार जो है ये बताया गया कि भारत का नाम भारत, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे जिनका नाम था ऋषभदेव जी। ऋषभदेव के 100 पुत्र थे। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़े जो थे उनका नाम था क्या? भरत। और आदि पुराण में इस बात का उल्लेख किया गया कि भरत के नाम पर, यानी जैन धर्म के तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम क्या हुआ? भारत हुआ। तो जब आपसे क्लियर कट जो है पूछेगा कि जैन धर्म के अनुसार, किसके अनुसार? जैन धर्म के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार भारत का नाम भारत किससे मिलता है? तो आदि पुराण से मिलता है। कौन सा पुराण? आदि पुराण जैन धर्म का है, जिसको कि स्वामी सेन के द्वारा जो है लिखा गया। स्वामी सेन ने लिखा है और इसमें लिखा गया क्या? ऋषभदेव, ऋषभदेव जो कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे और इनके ज्येष्ठ पुत्र थे। इनके ज्येष्ठ पुत्र थे क्या? उनका नाम था भरत, और इनके नाम पर ही ये देश का नाम क्या हुआ? भारत हुआ। इसका उल्लेख कहां से मिलता है? आदि पुराण से जो है मिलता है। आदि पुराण से मिलता है। ध्यान रहे इस बात का कि ऋषभदेव जी के जो है पिताजी थे जिनका नाम जो है अजनाभी था। क्या नाम था? अजनाभी। इसलिए भारत का एक और नाम जैन धर्म में मिलता है, अजनाभ वर्ष। क्या नाम मिलता है? अजनाभ वर्ष या नाभि वर्ष। तो आपसे पूछा जाए, ये कई बार जो है पीसीएस में भी पूछा गया कि नाभि वर्ष भारत का नाम
किस धर्म की पुस्तकों में दिया गया है? जैन धर्म की पुस्तकों में दिया गया। और किसके नाम पर यह नाम हुआ? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पिताजी के नाम पर भारत का नाम अजनाभ वर्ष या नाभि वर्ष हुआ, जबकि उनके पुत्र के नाम पर, ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम क्या हुआ था? तो इस देश का नाम भारत हुआ। और भारत के संविधान में भी अगर जो है पूछे कि भारत के किस नाम का उल्लेख किया गया है, तो दो नामों का उल्लेख किया गया है, भारत और कौन सा? इंडिया, आर्टिकल 1 में, जिस पर अभी आगे मैं चर्चा आप लोगों से करूंगा। तो जैन धर्म की मान्यता के अनुसार भारत का नाम कुछ इस तरीके से हुआ। भारत का पहला नाम अभी मैंने बताया आपसे आर्यावर्त था, ऋग्वेद से जिसका जो है प्रमाण मिलता है। दूसरा नाम जो है भारत का क्या हुआ? तो दूसरा नाम जो है भारत का क्या? जी हाँ, भारत, या फिर जो है जैन धर्म की मान्यता के अनुसार जो है कौन सा? अजनाभ वर्ष था। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि चाइनीज भाषा में भारत को क्या कहते हैं, जापान के लोग भारत को जो है क्या कहते हैं, कोरिया के लोग भारत को क्या कहते हैं, इजराइल वाले भारत को क्या कहते हैं। ये जितने आए उतने भारत को अलग अलग नामों से संबोधित किया, लेकिन दूसरा नाम जो है भारत का क्या, उसकी कहानी ये नहीं थी। भारत आगे चल करके इसका नाम जो है हिंदुस्तान मिलता है। हिंदुस्तान के पीछे जो है क्या कहानी है? हालांकि ऋग्वेद में इस बात को जो है ध्यान रखिए कि ऋग्वेद में इस तथ्य का भी जो है वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के अनुसार ऋग्वेद में बताया गया कि उसमें जन, एक भरत जन नाम की जो है जातियां थी। कौन सी? भरत जन। और भरत जनों के नाम पर ही इस देश का नाम भारत हुआ। ऋग्वेद में दशराज युद्ध का वर्णन किया गया है। दशराज युद्ध में भरत जन के जो है राजा थे जिनका नाम सुदास, और 10 अन्य जनों ने मिलकर के इनके खिलाफ रावी नदी के तट पर, जिसका उल्लेख वहां परशुरामी के नाम से है, युद्ध किया। उस युद्ध में सुदास विजयी हुआ और उसका परिणाम हुआ कि इन क्षेत्रों पर उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया और उसको भरत जनों के नाम पर ही जो है भारत किया गया। तो अगर आपसे पूछे ऋग्वेद के अनुसार भारत का नाम, भारत किसके आधार पर हुआ है? तो भरत जनों के आधार पर हुआ है। कभी ऋग्वेद पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जब वेदों को, तो वहां बताऊंगा कि ये युद्ध क्यों हुआ था। विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ के शिष्यों के बीच ये युद्ध हुआ था, क्या इसके कारण थे, वहां की चर्चा करूंगा। लेकिन यहाँ तक हम लोगों का देश जो है भारत के नाम से यहाँ तक क्लियर है। अब भारत का नाम जो है फिर अलग हुआ, तो उसके पीछे भी जो है अलग अलग जो है तथ्य हैं, अलग इतिहास है। उसका पहला नाम अगर जो है मैं आपको बताऊं तो अपना भारतवर्ष, भारतवर्ष जिसको कि अब हम लोग जो है बस यही जानते हैं कि भारत का मतलब कि जो है जम्मू कश्मीर से जो है लेकर के ये वाला बेल्ट है, इधर तो अब पाकिस्तान हो जाता है, उसके बाद अफगानिस्तान हो जाता है, तब ईरान होता है। लेकिन ये सब का सब कभी भारत था। दजला फरात नदियां भारत के सरहद पे बहती थी। और ईरान और इराक वाले बेल्ट से आज भी देखेंगे तो अरब का क्षेत्र जो है लगता है। अरब का क्षेत्र जो कि पूरी तरीके से डेजर्ट एरिया थी, रेगिस्तान था, बिना नदियों का देश है सऊदी अरब। हालांकि आजकल तो वहां ऐसा मौसम परिवर्तन हुआ है कि वहां बर्फबारी हो रही है, आप लोग अखबारों में पढ़े होंगे। लेकिन उन दिनों वर्षों तक बारिश नहीं होती थी, बर्फबारी की तो बात छूट दीजिए। तो वो पूरी तरीके से डेजर्ट था। उस समय ऑयल, पेट्रोल, डीजल को कोई जानता नहीं था। तो उन लोगों की संस्कृति जो थी वो पूरी तरीके से किस पर आधारित थी? आखेट पर आधारित थी, क्योंकि एग्रीकल्चर था नहीं उस समय उनके पास। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ बालू सब पड़ा है, वर्षा नहीं हो रही है, नदियां नहीं है, तो कृषि का कोई सवाल ही नहीं होता है। भारत के इतिहास के संदर्भ में बताया गया कि वहां पाई जाने वाली जो जनजातियां थी, अपने जो जानवर थे उनको घास की तलाश में भारत की तरफ आई। ऐसे भी घुमंतु जनजातियां थी। उनका जीवन ही भेड़ बकरी में जो है व्यस्त था। दिन भर भेड़ चराते थे, शाम को उन्हीं में से एक भेड़ को पकड़ के चर देते थे। क्योंकि आप शाकाहारी होंगे या मांसाहारी, आप किस जियोग्राफिकल कंडीशन में रहते हैं, वहां की भौगोलिक दशाएं भी इस तथ्य को जो है इस बात को तय करती हैं। कहा जाता है कि अरब के क्षेत्रों के इन लोगों का जब भारत के क्षेत्र में जो है आगमन होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक कहानी भी उसके विषय में बहुत प्रचलित है। कहा जाता है कि
इन लोग भेड़ बकरियों को लेकर के जब ईरान वाले बेल्ट से होकर के काबुल का अंधार तब भारत का अंग होता था, जिसको गांधार इस्तेमाल किया गया है महाभारत में। इन क्षेत्रों में जब नदियों के देश में अपने भेड़ बकरियों को लेकर के वहां के आदिवासी चरवाहे आते हैं तो उनकी भेड़ बकरियां नमक के पीछे जो है पड़ जाती हैं। किसके पीछे पड़ जाती हैं? नमक के पीछे जो है पड़ जाती हैं। नमक की पहाड़ियां आज भी पाकिस्तान वाले बेल्ट में पाई जाती हैं। नमक की पहाड़ियां कहाँ मिलती है? सॉल्ट रेंज कहाँ मिलती है? तो पाकिस्तान के बेल्ट में पाई जाती है। इसके बारे में कहा जाता है कि इनकी खोज सबसे पहले सिंधु घाटी के लोगों ने किया था, इसीलिए इसको सैधव नमक कहते थे। और सैधव नमक काफी बिगड़ा हुआ रूप है। क्या? सेंधा नमक। आज भी हम लोग सेंधा नमक पाकिस्तान से ही आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। जब व्रत रहते हैं तो पाकिस्तान का नमक खाते हैं, लेकिन जब व्रत नहीं रहते हैं तो अपना नमक टाटा साल्ट खा के और पाकिस्तान को समझ गए ना। तो हम लोग महान हैं। इनकी जो बकरियां थी, इनकी बकरियां हरी हरी घासों को छोड़ करके नमक की जो पहाड़ियां थी उनको जीभ से चाट रही थी, क्योंकि जानवर भी बड़े नमकीन के शौकीन होते हैं। भाई अब वो कहां से हल्दीराम लाएंगे? जो उनके चरवाहे थे इस बात से परेशान थे कि अबे तुम घासों को छोड़ करके और पत्थर चाट रही हो, लेकिन वो बार बार उनको भगाए, वो बार बार जाकर के वही काम करें। एक चरवाहा तेज तड़ाक था, दाहिने बाएं देख लिया कि उसको कोई देख नहीं रहा है, तो वो भी जो है बकरियों की तरह जो है जीभ निकाल करके उस पत्थरों की चट्टान को समझ गए ना, वो भी चाट लिया। चाटा तो उसको नमकीन लगा, कहा अरे यार का गजब। इसलिए बकरियां इसके पीछे पड़ी हुई हैं इसलिए ये भेड़ बकरियां इसको इतना पसंद कर रही हैं। शाम के वक्त इन्होंने जब एक बकरी का ऑपरेशन किया तो उस नमक को जो है उस पर इस्तेमाल किया और उसका जो है टेस्ट ही बिल्कुल बदल गया। फिर क्या था? इन लोगों को तब पता चला कि दुनिया में कुछ नमक भी होता है। इन्हीं लोगों को, हम लोगों की तब संस्कृत हुआ करती थी, कल्चर था अतिथि देवो भव। इन लोगों को किसी ने मसालेदार चिकन खिला दिया, ये सनक गए, ये वो क्या गजब। असली मजा तो इधर है। और इन लोगों के लिए एक नया व्यवसाय मिला। क्या? नमक, मसाले, नारियल, गुड़, तेल, यानी ये खाने पीने की जो चीजें थी, इनको अपने अरब के देशों में, इतना ही नहीं, तुर्की जो कि आज यूरोप और एशिया दोनों से जो है लगने वाला देश है, उससे ये यूरोप में इसको पहुंचाने का काम किया। यानी चरवाहों को एक नया बिजनेस मिल गया, एक व्यापार करने का जो है तरीका मिल गया। उसमें कोई दो दिक्कत नहीं थी, व्यापार करो। लेकिन ये लोग जब भारत में जो है आते थे, इनका जब भारत में जो है आगमन होता था, तो ये सिंधु नदी जो है, हम लोगों की सिंधु नदी है, सिंधु नदी को पार करके ये भारत में आते थे, कोई दिक्कत नहीं। ये सिंधु को सिंधु नहीं कहते थे, इनकी भाषा बिल्कुल विचित्र थी। इसको ये लोग हिंदू कहते थे, हिंदू कहते थे। क्यों? क्योंकि फारसी भाषा में स को स नहीं, आज भी ह कहते हैं। जैसे मैं आप सबको जो है बताता हूं, हिंदी भाषा का शब्द है मांस। क्या? मांस। और उसी को फारसी भाषा में कहते हैं मां, यानी स जो है बदल करके क्या हो गया? हो गया। सप्ताह, हफ्ता, वहां भी यही खेल है। फारसी भाषा की एक पुस्तक है जिसका नाम है मेहरनामा। क्या नाम है? मेहरनामा। या कहीं कहीं जो है इस पुस्तक का नाम जो है मेहरे यास्क दिया होगा। इस पुस्तक में मेहरनामा या मेहरनाम में जो है भारत का नाम, मेहरे यास्क में भारत का नाम क्या दिया गया है? तो इसका भारत का नाम जो है ये हफ्त सिंधु, हफ्त सैधव दिया गया है। जिंद अवेस्ता में सप्त सिंधु और मेहरनामा में हफ्त सैधव दिया गया है। यानी स का जो है ह हो गया है, बस इतना ही, और प का फ हुआ है, यही परिवर्तन हुआ है। तो ये लोग सिंधु नदी को सिंधु नहीं क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। हिंदू नदी के आसपास के रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानी कहते थे, और हिंदू नदी के आसपास के क्षेत्रों को इन्होंने हिंदुस्तान का नाम दिया। इसलिए आर्यावर्त से भारत और भारत से एक अलग नाम भारत को मिला, और वो था क्या? हिंदुस्तान। कौन सा नाम? हिंदुस्तान।
तो अगर जो है आपसे फारसी भाषा में जो है पूछा जाए कि भारत को किस नाम से संबोधित किया गया, तो फारसी भाषा में भारत को हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया गया। किस नाम से? हिंदुस्तान के नाम से। और किस देश के लोगों ने जो है भारत को सबसे पहले हिंदुस्तान कहा? मेरे प्यारे एकलव्यों, भारत को सबसे पहले हिंदुस्तान ईरान के लोगों ने या प्राचीन फारस के लोगों ने कहा। आज भी हिंदी पढ़ाई जाती है, जहां मैं पढ़ाता हूं तो बताता हूं आपको कि हिंदी शब्द जो है हिंदी भाषा का नहीं है। किस भाषा का? फारसी भाषा का शब्द है हिंदी। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये सब फारसी भाषा का शब्द है। अगर जो है फारस वालों का उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ नहीं रहा होता तो हम लोगों का नाम सिंधु नहीं, हिंदू नहीं, हम लोग सिंधु होते। भाषा हिंदी नहीं सिंधी होती। धर्म हिंदू धर्म नहीं सिंधु धर्म होता। भारत हिंदुस्तान नहीं, समझ गए ना? तो फारसी भाषा में भारत को क्या कहा गया? हिंदुस्तान। किस देश के लोगों ने जो है कहा? ईरान के लोगों ने भारत को सबसे पहले हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। इस बात का ध्यान रहे कि फारस वाले भारत के मसाले ले जाकर के यूरोप में बेचने का काम किया, यूनान तक पहुंचाने का काम किया। यूनान वालों को भी इस बारे में जानकारी हुई। यूरोप जैसा कि आप जानते हैं वहां 365 दिन 24/7 हमेशा ठंडक पड़ती है, तो वो लोग भी जो है नहीं जानते थे कि मसाला भी कुछ होता है, क्योंकि मसाला भारत में सबसे अधिक केरल वाले बेल्ट में होता है। काली मिर्च या इलायची की पहाड़ियां ही बकायदे उधर है। भारत के सबसे दक्षिण में स्थित है, इलायची की पहाड़ियां यहीं पर है। भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला है। ये भारत के मसाले यूरोप में ले जाकर के बेचने लगे, तो यूरोप वाले भी भारत में आने लगे तुर्की के रास्ते होकर के। और भारत उस दिनों भी और आज भी अतिथि देवो भव बिल्कुल धर्मशाला था। जिसकी इच्छा करे वो आए, जब तक मन करे वो तब तक रहे। और हम लोगों के नजरों में अतिथि भगवान होते थे। और शायद इसी का कीमत हिंदुस्तान को चुकाना पड़ा हजारों वर्षों की गुलामी के रूप में। आज भी हिंदुस्तान की स्थिति वही है। आज ही हम कौन सा बहुत सुरक्षित है? आप देखें, पाकिस्तान से एक मैडम आधा दर्जन बच्चों को लेकर के चली आई। मैं नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो समझ जाओगे कि सीमा हैदर की बात कर रहा हूं। भगवान कसम, ये अपना भारत कितना सुरक्षित है। तो एक मैडम अपने पूरे खानदान को लेकर के आ सकती हैं, तो इस देश में आतंकवादी गतिविधियां अगर जो है हो रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब हुआ यूं क्या? यूरोप वाले भी भारत में आए। यूरोप वाले भारत में आए तो ये भी जो है तुर्की के रास्ते आप मैप में देखेंगे तो कहां? ईरान में, ईरान से अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान से पाकिस्तान वाला बेल्ट, और तुर्की ये जो ही क्रॉस करते थे वहीं से भारत शुरू हो जाता था। सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में ये लोग आए तो इन लोगों को भी अच्छा लगा। इनको यहां पता चला कि दुनिया में कपड़ा भी कुछ होता है। नहीं तो यूरोप वाले कपड़ा के मामले में आज भी दरिद्र ही है, बताने की जरूरत नहीं। और हम लोगों को तो फॉलो भी कर रहे हैं। एक दौर हुआ करता था जब लोग पैसा नहीं था या गरीबी थी यानी संसाधनों का अभाव था तो फटे पुराने कपड़े पहनते थे। और अब तो फैशन हो गया। अब तो पैसे वाले लोग ऐसे ऐसे कपड़े पहन करके चल रहे हैं जैसे लग रहा है कि अभी अभी कुत्ता से लड़ के आ रहे हैं। उन दिनों यूरोप वालों को जब पता चला कि भारत में मसाला तो होता है, वो तो सही है, भारत में कपड़ा भी होता है, तो जाहिर सी बात है यूरोप के लोगों ने सबसे अधिक कपड़े का भारत से व्यापार किया। उन दिनों कपड़ा सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में कपास से बनाया जाता था। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों ने ही सबसे पहले कपड़ा का आविष्कार किया था। कपास के धागे से उन्होंने कपड़ा बनाया, तो जाहिर सी बात है इन लोगों ने जो है ये कपड़े का सबसे अधिक व्यापार किया, अपने देश ले गए, क्योंकि जहां ठंडक पड़ेगी लोगों को कपड़ा जरूरी है, मसाला बाद में जरूरी है। सिंधु नदी को इन लोगों ने सिंधु नहीं कहा, बल्कि कहा जाता है कि कपास यहीं सबसे अधिक उत्पन्न होता था, और इसलिए कपास को इन लोगों ने इंडस के नाम से जो है संबोधित किया। किस नाम से? इंडस के नाम से संबोधित किया। और इस तरीके से
इस नदी का इन्होंने नाम इंडिया कर दिया। इस नदी को इंडस कहा और इंडस के आसपास रहने वाले क्षेत्र को या लोगों को इन्होंने इस क्षेत्र को इंडिया के नाम से संबोधित किया और यहाँ के लोगों को इंडियन के नाम से संबोधित किया। इस तरह यूरोप वालों ने इंडिया का एक क्यूट सा नाम दिया, क्या समझ गए ना? भारत का ये प्यारा सा नाम इंडिया मिला, जो कि भारत के संविधान में भारत और इंडिया यही दो शब्द जो ही लिखा है। तो आपसे पूछे कि भारत का नाम जो है इंडिया किन लोगों ने दिया था, किन लोगों ने दिया? तो भारत का नाम इंडिया जो है ग्रीक लोगों ने या पहले यूनान के लोगों ने भारत का नाम जो है इंडिया दिया था, जिसको अब हम लोग जो है ग्रीस कहते हैं, जिसकी राजधानी एथेंस होती है। इंडोस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इस बात का जो है ध्यान रखेंगे, कई बार जो है ये जो है हिस्ट्री के नेट के पेपर में जो है पूछा गया था कि जो हिस्टोरिका पुस्तक लिखी गई, हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखा था? तो फादर ऑफ हिस्ट्री जिनका नाम था हेरोडोटस ने लिखा था। और हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक में भारत का किस नाम का उल्लेख किया है? इंडोस का नाम का उल्लेख किया है। किस नाम का उल्लेख किया है? इंडोस। ध्यान रहेगा, आपसे बहुत ही कई बार पूछा भी है। लेकिन जो है यूरोप के अन्य क्षेत्रों में जो भाषा बोली जाती है, लैटिन जैसा नाम है वैसे ही ये भाषाएं होती हैं। और इस भाषा में जो है भारत के लिए जो है किस शब्द का इस्तेमाल किया गया? इंडस शब्द का इस्तेमाल किया गया। लैटिन लैंग्वेज में भारत के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया? तो जो है इंडस शब्द का जो है इस्तेमाल किया गया। और इन्हीं शब्दों का विकृत रूप है इंडिया, जो कि अब तो खैर बताने की जरूरत नहीं। कुछ लोग आज भी भारत में अपने को भारतीय कहने में शर्म महसूस करते हैं, लेकिन इंडियन कहने में अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि आज भी हम लोगों के बारे में कहा गया किसी इतिहासकार के द्वारा कि भारत के लोग मानसिक रूप से आज भी गुलाम हैं। सही बात है, और आप इसको देख भी सकते हैं। जिसको सुबह सुबह रोज आप गुड मॉर्निंग कहते हैं ना, एक दिन उसको मिलिए और उससे जो है अपनी भाषा में कहिए सुप्रभातम। आपको वो ऐसे देखेगा जैसे अभी आप मंगल ग्रह से भाग के आए हैं। अंतर बस इतना है कि आज अपनी भाषा का इस्तेमाल किया था, उससे पहले आप जो है रोज दूसरे की भाषा का इस्तेमाल करते थे। तो इस तरीके से जो है किस देश के लोगों ने हम लोगों को इंडिया कहा? ग्रीक लोगों ने जो है हम लोगों को इंडिया कहा था। चीन के लोगों ने, ध्यान रहे इस बात का, चाइना वालों ने, ये तो और भी विचित्र है, चीन वालों ने भारत के लिए चियांतु शब्द का जो है इस्तेमाल किया। किस शब्द का यह इस्तेमाल किया था? चियांतु शब्द का इस्तेमाल किया। वेनसांग, जिसका नाम आप जो है सुने होंगे, वेनसांग CUकी, इन्होंने अपना एक यात्रा वृत्तांत लिखा है। CUकी पढ़ाऊंगा कभी तो आपको बताऊंगा। वेनसांग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, बौद्ध धर्म से जो है ये बहुत प्रभावित था और इन्होंने भारत के लिए जो है किस शब्द का इस्तेमाल किया है? तो भारत के लिए इन्होंने जो है किस शब्द का इस्तेमाल किया है? तो भारत के लिए जो है इन्होंने चियांतु नहीं, एंगतु का, एंग इन का जो है इस्तेमाल किया है। एंग इन का जो है इस्तेमाल, एंग इन का जो है इस्तेमाल किया है, एंग इन का इस्तेमाल किया है CUकी में। किसने? वेनसांग ने। अगर जो है आपसे पूछा जाए कि इजराइल के लोग भारत को किस नाम से जानते हैं, तो उनकी भाषा जो है हिब्रू भाषा है। कौन सी? हिब्रू भाषा। ऊपर लिख दे रहे हैं। आजकल तो इजराइल में पूछना ही नहीं है, महाभारत लग रहा है। हिब्रू भाषा में भारत के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो हिब्रू भाषा में भारत के लिए जो है होंडू शब्द का इस्तेमाल किया गया है। किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? होंडू शब्द का जो है इस्तेमाल किया गया है। होंडू शब्द जो है सांवले लोगों के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया है। और आज भी जो है अमेरिका महाद्वीप में होंडुरास एक जो है देश का भी नाम है। तो आपसे पूछे इजरायली भाषा में भारत को किस नाम से जो है संबोधित किया गया है? तो इजरायली भाषा में भारत को किस नाम से जो है संबोधित किया गया है? होंडू के नाम से संबोधित किया गया है। अभी मैं बताऊंगा कि जापानी भाषा में कौन सा नाम है। अब मैं अभी आपको बताऊंगा तिब्बती भाषा में भारत का कौन सा नाम है। कहीं जाए ना, बस मैं इसको रफ कर लूं 1 सेकंड के लिए। तो मैंने बताया आपसे अब तक क्या, संस्कृत भाषा में भारत को आर्यावर्त कहा गया, जिसका प्रमाण ऋग्वेद से प्राप्त होता है। इसके अलावा हिंदी भाषा में भारत को भारत कहा गया। इसके अलावा
फारसी भाषा में भारत को हिंदुस्तान कहा गया, ग्रीक भाषा में भारत को इंडिया कहा गया, और तिब्बती भाषा में भारत के लिए दो शब्द जो है इस्तेमाल होते हैं। कौन सा? फागयुल और कौन सा? ग्यागर। दोनों जो है इस भाषा में इस्तेमाल होते हैं, तिब्बती भाषा में। तो आप कह सकते हैं कि तिब्बत के लोग जो है भारत को किस नाम से संबोधित करते थे? जी हाँ, तिब्बत के लोग भारत को ग्यागर कहते थे या फिर फागयुल कहते थे। फाग से फागयुल जो है बना है। फागयुल का मतलब ये होता है कि रंगों का प्रेमी, और तिब्बती भाषा का ये दोनों शब्द हैं। जो चाइना वाले जिनकी आंख नहीं खुलती है भारत को आंख दिखाते हैं, जो युद्ध की बात करते हैं, उनको बुद्ध की बात जो है उन बुद्धुओं को और कोई नहीं, हम लोगों ने, भारत के लोगों ने सिखाया था। उनका राष्ट्रीय धर्म बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म भारत से ही वहां गया था, ये पूरी दुनिया जानती है, वो भी इस बात को जानते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, तिब्बत को आज चाइना जो है चला गया, और वहां पर तिब्बत के लिए जो तिब्बत भाषा में या पीछे के तिब्बती बौद्ध ग्रंथों में भारत का क्या नाम दिया गया है, कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया, ग्यागर या फागयुल, ये दोनों शब्दों का उल्लेख मिलता है। जापानी भाषा में अगर जो है पूछे कि जापान के लोग भारत को किस नाम से जानते हैं, तेनजीकू के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तेनजीकू के नाम से जानते हैं। जबकि जम्बू द्वीप भारत का ये बड़ा प्राचीनतम नाम है। आज भी आपके घर में पूजा पाठ होता है तो देखते हैं पंडित जी, जब जो है पंडित जी वो मंत्रोच्चार करते हैं तो कहते हैं कि जम्बू द्वीपे भारत वर्ष से भारत खंडे आर्यावर्ते, इस तरीके से श्लोक बोलते हैं ना, तो जम्बू द्वीप का नाम आता है। भारत में कभी जो है जम्बू मतलब जामुन के पेड़ बहुत वृक्ष हुआ करते थे, जम्बू नदी भी ऐसा उल्लेख मिलता है। और जम्बू द्वीप भारत का नाम जो है पुराणों में दिया गया, और आज भी खास करके जो है कहाँ के लोग, तो इंडोनेशिया के लोग। कौन से? इंडोनेशिया, या फिर जो है यूं कह लें कोरिया, कोरिया नहीं, कोरिया, या ये साउथ ईस्ट के कुछ देश आज भी वियतनाम, लाओस, ये वाले जो देश हैं आज भी भारत को जम्बू द्वीप के नाम से ही, जम्बू के नाम से ही जो है संबोधित करते हैं। अब एक मामला जो है लाइमलाइट हुआ जब G20 समिट हुआ था, तो भारत ने जिन जगहों पर, जिन लोगों को, जिन राष्ट्राध्यक्षों को इनविटेशन कार्ड भेजा था, वहां भारत का नाम इंग्लिश में इंडिया न दे करके जो है भारत जो है दिया, क्योंकि भारतीय संविधान में दो ही नाम, भारत और इंडिया, और आर्टिकल 1 में जो है लिखा गया क्या? इंडिया, दैट इज भारत, जो सरासर गलत है। संविधान जब बन रहा था तो संविधान सभा में भी पंडित गोविंद बल्लभ पंत जैसे लोगों ने इस पर बहस किया था कि नहीं, इंडिया दैट इज भारत नहीं, भारत दैट इज इंडिया किया जाए। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी के जिद की वजह से अंततोगत्वा आर्टिकल 1 जो है पहला अनुच्छेद, उसमें यही लिखा गया कि इंडिया जो कि भारत है। सरासर गलत है, होना चाहिए था भारत, यानी इंडिया दैट इज भारत नहीं, भारत दैट इज इंडिया होना चाहिए था। बहरहाल ये भारत के विभिन्न नामों का मैंने आज जो है आपको जानकारी दी। अगले क्लास में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है श्री गणेश करेंगे, शुरुआत करेंगे। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन अगर उसको आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आप फिल्म देख रहे हैं, आपको बहुत जो है आनंददायक लगेगा। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जो है अवश्य लिखें, और हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस गुरु जेपी सर पे जुड़ना चाहें तो आपका मोस्ट वेलकम है, आपका स्वागत है। और पहली बार इस अगर जो है चैनल पर हैं तो प्लीज ध्यान से देखिए ना, कसम से उसने सब्सक्राइब करने का बटन दिया है, सब्सक्राइब करिए, बगल में घंटी है, बेल आइकन, उसको भी जो है दबाइए, और लाइक का भी बटन दिया गया है, उसे भी। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।